नमस्कार सभी को। आज है 7 जनवरी 2025 और दिन है मंगलवार। स्वागत है आप सबका सिविल सेवा समाचार के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार लोधी। तो आज के समाचारों की हम शुरुआत करें। सबसे पहला समाचार राज्य व्यवस्था एवं संविधान खंड से है। समाचार है भारत जल्द ही 1 अरब से अधिक मतदाताओं का नया रिकॉर्ड बनाएगा। कहने का मतलब है भारत में जो मतदाता हैं उनकी संख्या जल्दी ही 1 अरब से अधिक हो जाएगी। तो इससे संबंधित आपको जो पढ़ाई करनी है वो ये है कि लोकतंत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। भारत में चुनावी प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरीके से चुनाव आयोजित किए जाते हैं भारत में, ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी पढ़ाई करना जरूरी है। इसके बाद समाचार में क्या है, तो समाचार में दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होंगे, 8 फरवरी को मतगणना होगी। मतलब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि भारत में मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ के पार हो चुकी है। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। तो उन्होंने ये जानकारी दी थी। अगला समाचार हमारा अंतर्राष्ट्रीय खंड से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण समाचार है। कल के एपिसोड में यही समाचार छिटपुट समाचार के अंतर्गत था और अब ये हमारी हेडलाइन बना हुआ है। समाचार है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने पद से यानी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस समाचार से संबंधित आपको पता होना चाहिए कि कनाडा की शासन प्रणाली कैसी है, भारत की शासन प्रणाली और कनाडा की शासन प्रणाली में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं। भारत और कनाडा संबंधों के बारे में आपको सामान्य समझ होनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में आपको एक और शब्द पढ़ने को मिलेगा, खालिस्तान। तो इसकी भी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। कनाडा की जो शासन प्रणाली है वो भी भारत की ही तरह एक संसदीय प्रणाली है। वहां पर भी 2 सदन होते हैं। एक हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होता है, उसको निचला सदन कहते हैं। इसके बाद एक वहां पे होता है सीनेट। सीनेट वहां का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है तो वहां पे सीनेट होता है। लेकिन एक थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारे यहाँ हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं और वहां पे राजा होता है। ठीक है, किंग चार्ल्स तृतीय वर्तमान में वहां के राजा हैं। तो वहां पे एक प्रकार से राजतंत्र है और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जी होते हैं। इसके बाद यदि आप भारत और कनाडा संबंध को देखो तो पिछले साल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि भारत और कनाडा के संबंध थोड़े से खराब हो गए थे और मुद्दा था खालिस्तान का। तो पूरा समाचार क्या है थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी लिबरल पार्टी, उसके दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये 2015 में प्रधानमंत्री बने थे कनाडा के। तो पिछले 10 वर्षों से वहां के प्रधानमंत्री थे, इलेक्टेड थे, हालांकि ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बन गए थे। और इस वर्ष अक्टूबर के अंत तक कनाडा में अगले चुनाव होंगे। और यहाँ पे एक और चीज कि कनाडा में 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, एक लिबरल पार्टी जिसके ये जस्टिन ट्रूडो थे और एक है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था एवं विकास की ओर। तो इसमें एक महत्वपूर्ण समाचार आया है हमारा कि जो चालू वित्त वर्ष यानी 2024 और 25, इसमें देश की जीडीपी की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। इसके संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, और एक आपको सरकारी संस्था के बारे में पता होना चाहिए। वो संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। तो संक्षेप में मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय आय मतलब हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका जो साल भर में उत्पादन होता है और बाजार में उनकी जो कीमत होती है उसको हम कहते हैं भारत की राष्ट्रीय आय। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि हमारा जीडीपी किस रेट से बढ़ रहा है प्रति वर्ष। ठीक है, उसको हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं, वो प्रतिशत में होती है। सो उसी से संबंधित हमारे ये समाचार है कि 2024-25 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 6.4% रहेगी। अब देख लेते हैं पूरा समाचार क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है एनएसओ, उसने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। अग्रिम अनुमान मतलब पहले से ही बता दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वर्ष थोड़ी सी धीमी रहने वाली है। पिछले वित्त वर्ष में यानी कि 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी थी। अब अगला जो हमारा समाचार है वो भी अर्थव्यवस्था एवं विकास खंड से है और समाचार है सरकार ने प्रमाणित जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की है।
तो इस समाचार से संबंधित आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और साथ में आपको एक संस्था के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उसका नाम है एपीडा। संक्षेप में मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, ये एपीडा के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देना तथा जैविक उत्पादों के निर्यात इत्यादि को नियमित करना है। अब आप कहोगे एपीडा क्या है? तो एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण। तो इनके बारे में विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां पे मैं आपको समाचार बता देता हूं पूरा कि क्या था। समाचार यह है कि नए नियमों के अनुसार निर्यात केवल तभी प्रमाणित किया जाएगा जब उनका उत्पादन, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है, पैकिंग और लेबलिंग एनपीओपी के मानकों के अनुसार होगी। और दूसरी एक अतिरिक्त जानकारी यह है कि 2030 तक भारत को जो जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात का लक्ष्य है वो $2 बिलियन का है। तो आप कहोगे अभी कितना होता है? तो अभी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास हमारे जैविक उत्पादों का निर्यात होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड की तरफ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एक बड़ा समाचार हमारे पास है। समाचार है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में क्लाउड और एआई के लिए $3 अरब का निवेश करेगी। $3 बिलियन, बहुत बड़ा निवेश ये होने वाला है भारत में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको पता है अमेरिका की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। तो इस समाचार से संबंधित आपको जो जानकारी होनी चाहिए कि क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो आपको वैसे पता होगा। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। क्लाउड टेक्नोलॉजी एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम अपनी फाइल्स को, डेटा वगैरह को सर्वर पे सेव करते हैं और वो टेक्नोलॉजी हमें ये सुविधा प्रदान करती है कि हम किसी भी डिवाइस से हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकें, कहीं पर भी एक्सेस कर सकें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो उसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, आए दिन चर्चा में रहता है। मशीनों में एक प्रकार से इंसानों के जैसे बुद्धिमत्ता को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको चैट जीपीटी के रूप में देखने को मिलता है। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीजों में एआई का प्रयोग होने लगा है। तो समाचार डिटेल में ये है, माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला हैं, उन्होंने ये घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि भारत में क्लाउड तथा एआई के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा इस निवेश के माध्यम से। साथ ही 2023 तक 10 मिलियन लोगों को कम से कम इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, उनके कौशल को बढ़ाया जाएगा। जो सत्य नडेला हैं उनकी मुलाकात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से भी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति आके सीधे हमारे प्रधानमंत्री से मिल रहा है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है। अगला समाचार हमारा सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन खंड से है। समाचार है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। भारत पोल, और इसका फुल फॉर्म होगा भारत पुलिस, ठीक है। तो इंटरपोल की तर्ज पे इसकी शुरुआत की गई है। इससे संबंधित आपको पता होना चाहिए कि भारत पोल क्या है, इंटरपोल क्या है, सीबीआई क्या है और सीबीआई के अतिरिक्त भारत की अन्य और जांच एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ाई कर लीजिएगा। मैं संक्षेप में आपको इंटरपोल के बारे में बता देता हूं। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, मतलब ये पूरे विश्व की पुलिस के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द। सीबीआई हमारे यहाँ की प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि इंटरपोल से संबंधित मामलों को देखती है, और इसके अलावा भारत की अन्य जांच एजेंसियां भी हैं जिनके बारे में पढ़ाई आपको करनी है। समाचार हमारा है कि ये जो पोर्टल है भारत पोल, ये जांच एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़ देगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ अपराध करके अपराधी बाहर भाग जाते हैं उनको पकड़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, डेटा वगैरह हमें ठीक से उपलब्ध होने लगेगा। और जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई कह रहे हैं, हिंदी में उसका नाम है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वो भारत में इंटरपोल से जुड़े मामलों को देखता है। तो ये एक महत्वपूर्ण समाचार है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो डिटेल से इसकी पढ़ाई आप लोग कर लीजिएगा। अगला और अंतिम मुख्य समाचार भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से है।
समाचार है नेपाल तिब्बत सीमा पर एक बड़ा भूकंप आया है जिसमें 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तो इसके संबंध में आपको पता होना चाहिए कि भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, तथा भूकंपीय तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, और विश्व के मानचित्र पर भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, मतलब विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक भूकंप आते हैं। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। भूकंप पृथ्वी की धरातल पर होने वाली अचानक हलचल को कहते हैं, ये आपको पता होगा। साथ में जो भूकंपीय तरंगें, 3 प्रकार की तरंगें आपको पढ़ने को मिलेंगी, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। विस्तार से आप भूगोल में पढ़ लेना इनको। और विश्व के मानचित्र पर जो भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो जहां जहां आपको पर्वत श्रृंखलाएं मिलें पूरे विश्व में, वहां पे समझ लेना कि वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। और ये क्षेत्र आपको वहां मिलेंगे जहां पर 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में आके मिलती हैं, ठीक है, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर एक दूसरे के पास आती हैं। तो ये जो भूकंप आया है, इस भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7.1 रिकॉर्ड करी गई है, मतलब ये बहुत तीव्र भूकंप था। और इस भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिनजांग में था। ये जो भूकंप है, इसके झटके भारत में भी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में महसूस किए गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि ये जो भूकंप है पिछले दशक में आए भूकंपों में सबसे बड़ा है। अब हम देख लेते कुछ छिटपुट समाचारों को। तो छिटपुट उपयोगी समाचारों में जो पहला समाचार है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जो बजट पूर्व विचार विमर्श चल रहा था विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, वो संपन्न हो चुका है। फिर दूसरा समाचार है कि 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। फिर असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ग्रस्त कोयला खदान में कुछ मजदूर फंस गए हैं, बचाव कार्य जारी है वहां पे। तो आपको दीमा हसाओ पे थोड़ा सा फोकस करना है। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाता है कि ये किस राज्य में है या फिर क्या है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला समाचार है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन चुका है। हाल ही में ब्राजील ने इसकी घोषणा करी है और इसी के साथ ही ब्रिक्स की जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़कर 10 पहुंच गई है। अगला समाचार भारत और अमेरिका संबंधों से है। समाचार है, भारत और अमेरिका मिलकर भारतीय नौसेना के लिए एक सोनोबॉय का निर्माण करेंगे। ये सोनोबॉय क्या होता है? सोनोबॉय एक प्रकार का एक यंत्र होता है, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम समुद्र में गहराई में यदि कोई पनडुब्बी इत्यादि है तो उसका पता लगा सकते हैं। अगला समाचार है, ब्रिटेन यौन आधारित डीप फेक बनाने और साझा करने को अपराध के रूप में घोषित करेगा। कभी कभी प्रीलिम्स में सीधा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में यौन आधारित डीप फेक को अपराध के रूप में घोषित किया है। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर उसमें से आपको टिक करना है ब्रिटेन को, ठीक है। अभी जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है तब तक। सो फिलहाल ये समाचार था, ऐसे करके आपको नजर रखनी चाहिए जो भी इंपॉर्टेंट समाचार होते हैं। तो ये थे कुछ छिटपुट उपयोगी समाचार। अब बारी है आज के टू द पॉइंट और अभ्यास प्रश्न की। टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स प्लस समूह। ब्रिक्स प्लस या उसको ब्रिक्स ही कहते हैं। ब्रिक्स प्लस मैंने दे दिया है, कभी कभी 1-2 समाचार पत्रों में भी मिल जाता है ब्रिक्स प्लस। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। जब ये ब्रिक्स बना था तब इसमें मूल रूप से 4 सदस्य थे। तो इसका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील का बी, रशिया का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी और साउथ अफ्रीका का एस, इससे बनता है ब्रिक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आरंभ में इसमें केवल 4 सदस्य देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ठीक है। तब इसका नाम था ब्रिक। और इसके बाद जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसके बाद 2024 में 4 और नए सदस्य इसमें जुड़े, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और यूएई। हालांकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब का भी इसमें नाम था, लेकिन उन्होंने अभी ऑफिशियली इसको ज्वाइन किया नहीं है। इसके बाद अभी जो नया सदस्य इसमें शामिल हुआ है वो है इंडोनेशिया। तो मैप में आप इंडोनेशिया की लोकेशन देख लेना। और ये जो हमारा ब्रिक्स समूह है ये विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपको ब्रिक्स के बारे में मालूम होनी चाहिए। अब ये ब्रिक्स प्लस कहलाता है, ठीक है। ब्रिक्स भी आए तो भी ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस आए तो भी ब्रिक्स ही है। अब देख लेते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न को। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न ब्रिक्स के ऊपर ही आधारित है। प्रश्न है, इस वर्ष यानी 2025 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता किसके पास है?
आपके ऑप्शन है ए रूस के पास, बी ब्राजील के पास, सी भारत के पास या फिर डी दक्षिण अफ्रीका के पास। तो इसी प्रश्न के साथ सिविल सेवा समाचार का हमारा ये अंक समाप्त होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।